Hello everyone. Once again, welcome to my YouTube channel Learning Mania. I hope you all were doing good during this pandemic. So, here I am with the poem Dust of Snow, which is given in NCERT book of CBSE class 10th, that is First Flight. Dust of Snow, which is composed by the poet Robert Frost. Robert Frost, you know, let me tell you about the Robert Frost first. Robert Frost is among the poets who are known for their love to nature. He is a nature poet. In most of his poetry, you will find कि he has just inculcate all the elements of nature. क्लास 9th में भी आपने इनकी एक पोइट्री पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन. और ये जो पोएम है, इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोएम composed by Robert Frost. So, let's start. But before that, if you have not subscribed my channel, subscribe now. And if you have not liked my video, like it now. So here I will start Dust of Snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So here, before the explanation of these lines, I would like to tell you कि sometimes our fall mood can narrow the word. जब हमारा मूड ख़राब होता है, हम जब दुखी होते हैं, हम डिजेक्टेड होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स ही इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हर किसी को हमारी प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करना चाहिए. बट इट्स नॉट सो. हमारी मुसीबतों से, हमारी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम्स भी इस दुनिया में हैं, लेकिन हमें अपनी ही बड़ी नज़र आती है. तो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स अपार्ट, हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो यहाँ पोएट वही कहना चाहता है, थ्रू द मीडियम ऑफ अ क्रो, dust of snow and hemlock tree. Let me tell you about hemlock tree first. Hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers, and it is usually grows on hillsides all over North America. और यहाँ क्रो को बेसिकली हम क्या एक ओमनियस बर्ड के रूप में मानते हैं. उसको मानते हैं कि इट्स अ बैड ओमन. और हैमलॉक ट्री ये भी एक पॉइजनस ट्री है, तो इट मीन्स ये भी एक नेगेटिविटी को शो करता है यहाँ. बट पोएम ने इन दोनों ही बैड ओमनियस चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को लेकर हमें कुछ मैसेज देना चाहा है. तो देखते हैं. तो यहाँ पोएट कहना चाहता है कि एक दिन वो किसी ट्री के पास से गुजर रहा था जो कि हैमलॉक ट्री था, और अच्छा उसका मूड बहुत ख़राब था. वो बहुत सैड था, डिसअपॉइंटेड था, अनहैप्पी था. और वो जब वहाँ से पास ऑन हो रहा था, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेड क्लियर बाय द पोएट कि वो वहाँ से पास ऑन हो रहा था या वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. इट्स नॉट बीन क्लियरली मैंशन्ड बाय द पोएट इन द पोम. सो कह रहा है कि हम इसको एज्यूम करते हैं कि जब वो हैमलॉक ट्री के पास से गुज़र रहा था या वो उसके नीचे बैठा था अपने बहुत डिजेक्टेड मूड में, सैड मूड में, तभी एक क्रो वहाँ आया और उस पेड़ के ऊपर बैठ गया. मीन्स अ क्रो अलाइटेड ऑन द हैमलॉक ट्री. और जैसे ही वो उस पेड़ के ऊपर बैठा, ऑब्वियसली क्या होता है जब बर्ड्स आकर बैठती हैं ट्रीज़ पर, तो वो जो लीव्स हैं वो शेक करेंगी. वैसा ही हुआ. अब क्योंकि यहाँ पर पोएट ने एक इमेजरी सीन क्रिएट किया है हैमलॉक ट्री का और स्नो का, यानी कि ये विंटर टाइम है. जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये विंटर का टाइम है, स्नो है क्योंकि. तो जैसे ही ये क्रो जो है उस ट्री पर आके बैठा, वो ट्री थोड़ा सा शुक डाउन हुआ और उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो थी. अब स्नो को डस्ट क्यों कहा गया है यहाँ पर? इट मीन्स द स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द स्नो. वो क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब वो वहाँ से गुजर रहा था या उसके पास बैठा था तो वो उसके ऊपर गिर पड़े. इट मीन्स वो वहाँ पर नेचर के कांटेक्ट में आया. हैज़ गिवन माई हार्ट. और अब पोएट कहता है कि जैसे ही वो जो डस्ट ऑफ स्नो थी, वो जो पार्टिकल्स थे स्नो के, वो मेरे ऊपर गिरे और उससे मेरा हार्ट जो एकदम चेंज हो गया. अ चेंज ऑफ मूड
और उस नेचर के कांटेक्ट ने मेरा मूड एकदम से चेंज कर दिया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मीन्स हैड इन रिग्रेट। और वो कहता है कि जैसे ही वो मेरा मूड चेंज हुआ उस कनेक्शन के साथ, तो मैंने जो अपना दिल अभी तक बर्बाद कर दिया था, अब बचा हुआ दिन वो मैंने बर्बाद होने से बचा लिया। जो मैंने पश्चाताप में अभी तक का समय निकाला था, अब मैं वैसा नहीं था। मीन्स कि अब मेरा मूड जो था वो सैडनेस से ट्रांसफॉर्म होके हैप्पीनेस में चेंज हो गया। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पोएट अर्लियर ही वॉज डिजेक्टेड, ही वॉज सैड, ही वॉज मेलांकोलिक, बट नाउ ही बिकेम हैप्पी। तो यहाँ पर पोएट ने बताया है कि जो एक सडन कनेक्शन है नेचर के साथ, उसने पोएट का मूड एकदम से चेंज कर दिया। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं, जो अंडरलाइंग मैसेज है इस पोएम का वो ये है कि जो नेचर के साथ हमारा सडन कनेक्शन होता है, नेचर के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे नेगेटिव इमोशंस को टैकल कर सकते हैं इजीली। वो हमारी हेल्प करती हैं। ऑल्दो क्रो इज़ अ बैड ओमन, हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री। यहाँ पर पोएट जो था वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत ट्रीज़ को भी यूज़ कर सकता था, जैसे कि मैपल, ओक, पाइन, और क्रो की जगह पिकॉक, गोल्डफिंच और भी किसी बर्ड का नाम ले सकता था। लेकिन यहाँ उसने उन दो चीज़ों को दिखाया जो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा कंसीडर की जाती हैं कि वो नेगेटिव है। बट देयर इज़ नथिंग नेगेटिव मेड बाय द गॉड इन दिस नेचर। ये हमारा परसेप्शन है कि हम हर एक चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, आधा गिलास भरा है और कुछ लोग कहते हैं आधा गिलास खाली है। तो इट इज़ द परसेप्शन ऑफ द ऑडियंस और द ऑनलुकर कि वो कैसे किसी चीज़ को समझ रहा है। तो यहाँ पोएट यही बताना चाहता है कि हमें जो नेचर है उनकी सभी चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव को। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि एक छोटे से इंसिडेंस भी हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है। बस ज़रूरत होती है हमें उस चेंज की, उस मौके की जो हमारी इस लाइफ को पूरी तरीके से बदल दे। नाउ कम्स टू द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। आप इस पोएम में देख सकते हैं कि जैसा यूजुअली पोएम्स में क्या होता है कि हर लाइन की एंडिंग के बाद एक पंक्चुएशन मार्क होता है, इधर इट्स अ कॉमा और फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा एंडिंग मार्क नहीं है किसी भी सेंटेंस के एंड में। तो जब इस फॉर्म में पोइट्री लिखी जाती है तो ये कहलाता है एन्जैबमेंट। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि पोएट ने हमारी इमेजिनेशन को पुश किया है। उसने हमारे सामने एक विंटर सीन क्रिएट किया है जिसमें स्नो है, हैमलॉक ट्री है जिस पर क्रो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इट इज़ इमेजनरी, और वो साथ साथ अपने आप को भी यहाँ एक लोनली ट्रैवलर के रूप में शो कर रहा है। दैन थर्ड वन इज़ सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म ये होता है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को करता है, जैसे कि अ क्रो, हैमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो, ऑल दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद सॉरो। बट यहाँ पोएट ने उनको पोएट का मूड चेंज करने का एक वे बताया, एक सोर्स बताया। देन कम्स टू अलिटरेशन। यू कैन चेक इन द सेकेंड पैराग्राफ। I'll show you in the second paragraph। आप ये देख सकते हैं पहली लाइन में अलिट्रेशन, जहाँ जब कोई साउंड रिपीट होती है, रेपिटिशन होती है किसी साउंड की इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, हैज़ हार्ट। तो यहाँ पर क्या है, ये अलिट्रेशन है। फिर सेम देखिए थर्ड लाइन में इस पैराग्राफ की, सेव्ड सम पार्ट। तो सेव्ड सम, एस की साउंड यहाँ रिपीट हो रही है, इट मीन्स दिस इज अलिट्रेशन। Then comes to the next one, that is assonance। assonance क्या होता है बच्चों? अभी मैंने आपको alliteration बताया कि जब किसी भी वर्ड की फर्स्ट साउंड सिमिलर होती है वो alliteration होता है। एसोनेंस में भी सिमिलर साउंड्स होती हैं, लेकिन वो वर्ड के इट्स नॉट डेफिनेट कि वो वर्ड की शुरुआत में ही हो, वो वर्ड के मिडिल में, एंड में, शुरुआत में कहीं भी हो सकती है। बट इट शुड बी द रेपिटेशन ऑफ द साउंड ऑफ एनी वॉल, AEIOU। अगर ये किसी वॉल के साउंड को रिपीट कर रही हैं, दैट मीन्स देयर इज
assonance. I'll show you again in the poem. You can look, you can find it out. Shook down on me. Here O sound is prominent. So it means here assonance has been used. Then comes to कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस क्या होता है बच्चों कि जब हम साउंड रिपीट हो रही है लेकिन कॉन्सोनेंट में साउंड होगी किसी कॉन्सोनेंट की. ठीक है, अगेन ये डेफिनेट नहीं होगा कि वो शुरुआत में होगी, बीच में होगी या एंड में होगी, तो वो होता है कॉन्सोनेंस. वो मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए लास्ट लाइन में डे हैड र्यूड, तो यहाँ डी 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 इस साउंड की रेपिटेशन हुई है. आई होप you understood the poem, you got the message the poet wants to convey through this poem. But don't forget to like and subscribe my channel. Keep watching my videos. I will be there with more videos. Thank you. Bye bye.